हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। अभी तक की आपने मेरी स्टोरी में ये देखा कि जो मेनेंडीज ब्रदर्स थे उन्होंने अपने माँ बाप का कत्ल किया था। अब ये सबको पता चल चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ ये लोग कन्फेस कर चुके थे अपने डॉक्टर के सामने। तो जब इनको पकड़ा गया तब इन लोगों ने कोर्ट में आकर बताया कि इनके जो पिता थे ये इन्हें बचपन से सेक्सुअली अब्यूज करते आए थे। ना सिर्फ सेक्सुअली बल्कि साइकोलॉजिकली भी और साथ ही वर्बली भी। कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता था, या हम कह सकते हैं कि दोनों ही पेरेंट्स रखते थे कि बच्चे मानसिक रूप से एक तरह से बीमार हो चुके थे। ये लोग अपने माँ बाप से तंग आ चुके थे। इनके जो पिता थे ये इनको सेक्सुअली अब्यूज भी करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और जो इनकी मदर थी उनको सब कुछ पता था, उसके बाद भी ये कुछ भी नहीं करती थी। कई बार इन बच्चों ने अपनी माँ के सामने ये एडमिट भी किया कि इनके पिता इनके साथ ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी माँ ने इनकी बात मानी ही नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपने पति के विरुद्ध कभी भी नहीं जाती थी। जोसे के बारे में बताया जाता है कि उसके बहुत सारे अफेयर्स थे। वो बहुत सारे अपने कोवर्कर्स को मोलेस्ट करता था। जो नए कर्मचारी आते थे या कुछ ऐसे नए लोग जिन्हें ये चांस देता था, उन सबको ये मोलेस्ट करता था। ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी। और ये सब कुछ किटी को पूरी तरह से पता था, लेकिन इसके लिए वो कभी भी अपने पति का विरोध नहीं करती थी। जोसे ये सब कुछ बाहर तो कर ही रहा था, लेकिन घर में भी उसने अपने बच्चों का शोषण करना शुरू कर दिया था। और वो भी तब से जबकि इसके बच्चे केवल 4 इयर्स के थे, यानी कि 4 साल के थे। लाइल ने कोर्ट में आकर बताया था कि किस तरह से उसके पिता उससे अपनी मसाज कराया करते थे बहुत ही इनअप्रोप्रिएट तरीके से, और खुद भी उसकी मसाज किया करते थे, यानी कि प्राइवेट पार्ट्स में ये मसाज किया करते थे। और ये सारी चीजें उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा ऑड लगती थी। एक बार इनकी एक कजिन इनके घर पर आई हुई थी जिसका नाम था डायन। उसने भी ये सारी चीजें देखी कि पता नहीं क्यों, लेकिन इनके पिता इनको कमरे में ले जाते हैं और पता नहीं उसके बाद कमरा बंद करके इनके साथ क्या करते हैं। जब इसने लायल से पूछा तो लायल ने उसको सब कुछ बता दिया था इस मसाजेस के बारे में। लेकिन डायन को उस समय कुछ भी समझ भी नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई तब उसको रियलाइज हुआ कि शायद ये अपने बेटे को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था। यहां तक कि जोजे, जिसने बाद में अपने छोटे बेटे एरिक को भी अब्यूज करना शुरू कर दिया था, वो इन दोनों को पॉर्न दिखाया करता था। और जैसा स्क्रीन में होता था वो वैसा ही अपने बेटों से कहता था कि मेरे साथ करो। और यहां तक कि इसने अपने बेटों की बहुत ही इनअप्रोप्रिएट फोटोज क्लिक करके रखी हुई थी। ये फोटोज बहुत ज्यादा ऑफुल थी, बहुत ज्यादा ऑड थी, लेकिन ये पिक्चर्स इनके माँ बाप ने अभी तक संभाल के रखी हुई थी। जब पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली तो इनको ये सारी की सारी पिक्चर्स एक बॉक्स में मिली, और ये बॉक्स किटी का था, यानी कि किटी को इन सारी चीजों के बारे में 100% सब कुछ पता था। इन सारी चीजों का इसके बेटों पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस था। यहां तक कि जब इनके ऊपर टेस्ट कराए गए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो ये पाया गया कि ये बाकी लोगों के हिसाब से बहुत ही पीछे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका दिमाग इतना ज्यादा विकसित हुआ ही नहीं था। लायल के बारे में कहा जाता था कि उसका जो दिमाग था, जिस समय उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए उस समय वो 8 से 14 साल के बच्चे की तरह था बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। एरिक यानी कि जो छोटा भाई था, वो तो अपने पिता के खिलाफ बगावत जैसी करने लगा था, उनको जवाब दे देता था, उनका हाथ झटक देता था, और कहीं ना कहीं वो घर से दूर रहने की कोशिश करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो गलत संगति में पड़ गया था। उसने एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था जिसमें ज्यादातर लोग गुंडे बदमाश थे, वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो अब जोसे का सारा गुस्सा लायल पर निकल रहा था। लायल काफी बड़ी एज तक बेड में ही यूरिन कर रहा था, और जब जोसे ये देखता था कि लॉयल ने आज भी बेड में यूरिन कर दी है, तो वो उसे पहले उसी बेड पर लिटाकर बुरी तरीके से मारता था और फिर उसी बेड पर उसका शोषण करता था। ऑब्वियसली लायल उस समय बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, और किटी को अपने कमरे में सारी आवाजें सुनाई भी देती थी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करती थी। वो हमेशा अपने कान बंद कर लेती थी, यानी कि इग्नोर कर देती थी उसको। अब धीरे धीरे लायल को ऐसा लगने लगा कि वो अपना गुस्सा एरिक पर निकाल सकता है, यानी कि छोटे भाई पर निकाल सकता है। और ये तब हुआ था जबकि एरिक अभी छोटा ही बच्चा था, यानी कि 7-8 साल का था। तब लायल ने जो उसके पिता उसके साथ कर रहे थे वो उसने एरिक के साथ करना शुरू कर दिया। वो उसको बहला फुसलाकर पीछे के जंगल में ले जाता। ये जो उनका घर था उसके टेनिस कोर्ट के बगल में एक जंगल था। एरिक के साथ वो वही सब कुछ करता जो कि उसके पिता उसके साथ कर रहे थे। वो अपने साथ टूथब्रश और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी लेकर जाता था।
ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल उसके पिता भी उसके ऊपर कर रहे थे। और अब यही सारी चीजें लायल एरिक के साथ करने लगा था। उसको ये देखना था शायद कि आखिर उसके पिता को क्या सुख मिलता है ये सब कुछ उसके साथ करने से, उन्हें क्या प्लेजर मिलता है। वो देखना चाहता था कि उसे रुलाने में, उसको दुख पहुंचाने में, दर्द पहुंचाने में आखिर उसके पिता को इतना मजा क्यों आता है, और शायद इसीलिए वो एरिक के साथ ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब एरिक करीब 13 ईयर्स का था तब इसने एरिक के साथ ये सब कुछ करना बंद कर दिया था। जब उसने ये सब कुछ करना बंद किया तब एरिक की उम्र करीब 13 ईयर्स थी। लेकिन जैसे उसने ये सब कुछ करना बंद किया तब से ही एरिक के साथ अब जोजे ने खुलकर ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब लायल उसका विरोध करने लगा था। उसने अपने पिता को साफ मना कर दिया था कि अब आप मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते और मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। तो अब जो इनका पिता था जोजे, वो पहले भी एरिक को छेड़ता था, उसे परेशान करता था, उसके साथ गंदी हरकतें करता था, लेकिन अब पूरी तरह से वो एरिक का सेक्सुअल असॉल्ट करने लगा। Did your father have sexual contact with you? Yes. And how did it start? Just started with, after sports practices, he would massage me. I just told him that I didn't want to do this and that it hurt me. And he said that he didn't mean to hurt me. And he loved me. Did you tell your mom? Yes. She told me to stop it and that I was exaggerating and that my dad has to punish me when I do things wrong. What did he tell you about telling people? He just said that it was our secret, that bad things would happen to me if I told anybody. Ever tried to end the sex through confrontation or violence against your father? Yes. Yes? You were violent towards your Oh, father? no, not violence, no. But I said no to him once. You said no once. Yes. On that particular occasion, after you said no, did your father become upset? Yes. And did he do anything violent? Yes. You had been well taken care of all your life, and so when your father, through your mother, said that he was going to disown you, you were worried about that, weren't you? I was not well taken care of my entire life. I had every dime I ever wanted, though. That's for sure. कीटी को ये सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर कर रही थी। कई सारे लोगों ने बताया कि कीटी एक बहुत ही सेल्फिश मदर थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी, यहाँ तक कि वो ड्रग्स भी बहुत ज्यादा लेती थी। उसको अपने बच्चों से कुछ खास लेना देना नहीं था। इसके अलावा वो अपने पति की सारी गलतियों को शुरू से इग्नोर करती आ रही थी। कई बार तो ये भी देखा गया कि कीटी खुद एनकरेज करती थी अपने हस्बैंड जोजे को कि वो अपने बच्चों को मारे पीटे, उनके ऊपर चिल्लाएं। अगर ये बच्चे खेलते हुए कोई भी गलती करते थे, कोई भी चीज तोड़ देते थे, या इनसे कोई भी ऐसी चीज हो जाती थी जो कि कीटी को पसंद नहीं आती थी, तो कीटी के पास एक नोटबुक थी। उस नोटबुक में वो इनकी सारी गलतियां नोट करके रखती थी, और उसके बाद जब इसका हस्बैंड घर आता था तब वो अपनी नोटबुक से पढ़ पढ़ कर ये सारी चीजें जोजे को बताती थी, और उसके बाद जोजे जाकर अपने बच्चों को बुरी तरीके से मारता था। ऐसा बताया जाता है कि कीटी भी बुरी तरीके से अपने बच्चों को पीटा करती थी, स्पेशली जब वो शराब वगैरह पी लेती थी तो बाहर जाकर भी उसका बिहेवियर बहुत ही गंदा होता था, स्पेशली अपने बच्चों के साथ। कई बार उसने अपने बच्चों के ऊपर पब्लिक में हाथ उठाया था, और एक बार उसने एरिक को पब्लिकली जब मारा तो किटी ने एक रिंग पहनी हुई थी जिससे एरिक के मुंह पर एक नीला निशान पड़ गया था। जब कोर्ट में इन सारे सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें हुई, उनके रेप की बात हुई, तो जो लॉयल का प्रोसिक्यूटर था, यानी कि जो इनके खिलाफ वकील था, उसने कहा कि मैन कुड नॉट बी रेप्ड बिकॉज दे डू नॉट हैव नेसेसिटी इक्विपमेंट्स टू बी रेप्ड। यानी कि अगर आपके पास महिलाओं वाले ऑर्गन्स नहीं हैं तो रेप को रेप नहीं माना जा सकता। यानी कि एक असॉल्ट तो हो सकता है लेकिन रेप नहीं हो सकता। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा लॉयर कोर्ट में खड़े होकर इस तरह की बात कर रहा था, तो इनके असॉल्ट को लोग कितना सीरियसली ले रहे होंगे ये आप समझ ही सकते हैं। जज ने इनसे कहा कि बस तुम ये बताओ कि तुमने अपने पेरेंट्स को मारा था या नहीं मारा था। तब एरिक ने जवाब दिया, एज आई वेंट इनटू द रूम आई जस्ट स्टार्टेड फायरिंग। यानी कि इसने मर्डर को एडमिट कर लिया था, और इसके साथ ही जो पहला ट्रायल था वो यहाँ पर खत्म हो गया था। इस ट्रायल में इन लड़कों ने कुछ और बातें भी बताई थी। इन्होंने बताया था कि जो किटी थी, यानी कि इनकी माँ,
ये कई बार इनको धमकी देती थी कि मैं तुम्हारे खाने में जहर मिला दूंगी, और इस कारण से हमें अपनी माँ से बहुत ज्यादा डर लगता था। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग क्लेम किया, और वो ये था कि किटी एरिक के प्राइवेट पार्ट को एग्जामिन किया करती थी तब तक जबकि वो 15 इयर्स ओल्ड हो गया था। साल में कई बार वो उसके प्राइवेट पार्ट को खोल कर देखा करती थी और कहती थी कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सब चीज देख रही हूँ कि कहीं तुम्हें कोई अल्सर्स वगैरह तो नहीं हो गए हैं या कहीं तुम्हें एड्स तो नहीं हो गया है। तो इस तरह की चीजें इनके घर में लगातार चल रही थी। साथ ही ये भी बताया गया कि इनके घर में एक डॉग था। इस डॉग की फीसेस इनके घर में जगह जगह पड़ी रहती थी, यानी कि इनके घर में बहुत ज्यादा साफ सफाई का माहौल भी नहीं था। ये लोग अपने पेट्स का भी ध्यान नहीं रखते थे। और लायल के पास एक रैबिट था जो कि उसका पेट था, उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो एक बार इसके माँ बाप ने मिलकर उस रैबिट का सर धड़ से अलग कर दिया, केवल लायल को सबक सिखाने के लिए। उसने कोई गलती कर दी थी, इससे वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत बड़े होने तक बिस्तर में यूरिन करता रहा, तब तक जबकि वो 14 इयर्स ओल्ड हो गया था। और इसके लिए उसके माँ बाप उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करते थे। जब भी ये बिस्तर पर यूरिन कर देता था तो इसके पिता वो चादर उठाते थे, उसको ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आते थे और ब्रेकफास्ट टेबल पर लायल के सामने डाल देते थे। उससे कहते थे कि तुम इस चादर के ऊपर बैठो, और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते थे। इन लड़कों ने यह भी बताया था कि बाद में क्योंकि इनके पिता ये सब कुछ यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट एरिक के साथ करने लगे थे, यानी कि छोटे भाई के साथ करने लगे थे, लेकिन जब लायल को इस बारे में पता चला तब उसने अपने पिता को धमकी दी थी कि ये सब कुछ करना आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब कुछ करना बंद नहीं किया तो मैं ये सारी चीजें पब्लिकली बता दूंगा। लेकिन जोजे ने लायल को जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है, यानी कि एरिक मेरा बेटा है, और मैं उसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। अब इन दोनों भाइयों को ये पता था कि इनके माँ बाप दोनों को ही रेपुटेशन बहुत ज्यादा प्यारी है। इनके लिए अपनी रेपुटेशन हर चीज से बढ़कर थी, और इस तरह के सीक्रेट्स जो कि उनकी फैमिली में चल रहे थे, इनको सीक्रेट ही रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हमारा मर्डर भी कर सकते हैं। और इस कारण से अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। अब इनका पहला ट्रायल खत्म हो गया था, लेकिन पब्लिक में ज्यादातर लोगों को इनकी स्टोरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम आया करता था टीवी पर जिसका नाम था सैटरडे नाइट लाइव। उस पर भी इन लोगों को मॉक किया गया, यानी कि इन लोगों का मजाक उड़ाया गया, जो कि बिल्कुल भी फनी नहीं लगा मुझे, लेकिन कई सारे लोगों को काफी फनी लगा और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। तब इनकी कजिन जिसका नाम था डायन, वो कोर्ट में आई और उसने बताया कि लायल ने उसको बचपन में बताया था कि उसका मोलेस्टेशन किया गया है जब वो एक बच्चा था, और ऐसा मैंने देखा भी है कि इसको कमरे में इसके पिता ले जाते थे। तब डायन से पूछा गया कि क्या तुमने कुछ और भी और चीजें देखी? तब इसने बताया कि हाँ, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा और लगती थी कि जब भी इन दोनों भाइयों के पिता बाहर जाते थे, जो कि वो अक्सर जाते रहते थे, तो ये दोनों भाई आपस में लड़ते थे अपनी माँ के साथ सोने के लिए, जो कि देखा जाए तो कोई वियर्ड चीज नहीं है, ऐसा अक्सर होता है बच्चों के बीच। लेकिन जब ये चीज ये लोग कर रहे थे तब ये 15 इयर्स ओल्ड थे, यानी कि ये कोई बच्चे नहीं थे। ये सारी चीजें भी इस कजिन को बहुत ही ज्यादा ऑड लगी थी। इसके अलावा क्रेग यानी कि एरिक का फ्रेंड भी कोर्ट में आया। उसने बताया कि मर्डर करने के 12 दिन के बाद उसने ये सब कुछ उसके सामने कन्फेस कर लिया था, लेकिन ये सारी चीजें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। इसके अलावा उस स्क्रीन प्ले का भी जिक्र हुआ जिसको एरिक ने लिखा था, और वो उसने क्रेग की सहायता से लिखा था, लेकिन बेसिकली उसे एरिक ने ही लिखा था। उसमें एक लड़का अपने माँ बाप की हत्या कर देता है पैसों के लिए। ये इन हत्याओं से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था, लेकिन ये स्क्रीन प्ले क्योंकि अवेलेबल नहीं था, इसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका, इसीलिए ये सबूत नहीं बन सका कभी भी इस केस में। प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में बहुत ही ग्राफिक पिक्चर्स पेश की क्राइम सीन की, और इसके कारण जो ज्यूरी थी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। हालांकि डिफेंस ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि ये पिक्चर्स कोर्ट में ना दिखाई जाए, लेकिन ये पिक्चर्स वहां पर दिखाई गई और इससे ज्यूरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। ये एक बहुत ही लंबा ट्रायल था जिसके बारे में अगर मैं आपको एक एक बार बताऊंगी तो पता नहीं कितने ही एपिसोड्स बन जाएंगे इस स्टोरी के। फाइनली इस ट्रायल का अंत हुआ जनवरी 1994 में। अब ये जो ज्यूरी थी ये करीब 1 महीने तक डिस्कशन करती रही कि इसके बारे में, यानी कि इस केस के बारे में क्या फैसला होना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो ज्यूरी थी ये जेंडर के हिसाब से 2 हिस्सों में यानी कि 2 मतों में बट गई। जितनी भी फीमेल्स थी ज्यूरी में वो चाहती थी कि इन लड़कों को छोड़ दिया जाए, यानी कि दोषी ना ठहराया जाए, लेकिन जितने भी आदमी थे, जितने भी मेन थे, वो चाहते थे कि इनको दोषी ठहराया जाए। अब ये लोग 1 महीने बाद भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए,
तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस ट्रायल को एक मिस ट्रायल घोषित किया जाए। अब ये अनाउंस किया गया कि इन दोनों ही लड़कों का एक रीट्रायल होगा और ये रीट्रायल शुरू हुआ अक्टूबर 1995 से। इस बार इस केस की एक ही ज्यूरी थी। इस बार इस केस में सब कुछ काफी अलग था क्योंकि इस बार मीडिया को कोर्ट के अंदर अलाउ नहीं किया गया था। इस बार इस केस को एक पब्लिक सर्कस नहीं बनने दिया गया और इस बार के जजेस ने ये डिसाइड किया और इनसे कहा, यानी कि इन दोनों भाइयों से कहा कि इस बार तुम सेक्सुअल अब्यूज के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करोगे, तुम्हें सिर्फ मर्डर के बारे में बातचीत करनी है। इसके अलावा ये सारा ट्रायल लगभग सेम रहा, सबके आर्ग्यूमेंट सेम रहे, लेकिन इस बार जब डॉक्टर ओजील को कोर्ट में लाया गया तो उनको बहुत ज्यादा डिसक्रेडिट किया गया। ऐसा कहा गया कि वो एक लायर हैं, एक चीटर हैं और ओवरऑल वो एक बहुत ही बुरे इंसान हैं। इन्होंने ये भी क्लेम किया कि शायद ये इन रिकॉर्डिंग्स को ब्लैकमेल के लिए यूज करने वाले थे, शायद ये भविष्य में इन लड़कों से पैसा मांगने वाले थे और कभी भी इस सीक्रेट को दुनिया के सामने ना लाते। इस बार जब डॉक्टर ओजील का ट्रायल शुरू हुआ, उनकी टेस्टिमनी शुरू हुई, तो ये 6 दिनों तक चली। इस बीच इनकी 2 प्रेमिकाओं ने कंप्लेंट्स दायर की इनके खिलाफ कि ये बहुत ज्यादा हिंसक है और एक बहुत ही खराब व्यक्ति हैं। इसके अलावा स्टेट ने रिकमेंड किया कि इनका लाइसेंस छीन लेना चाहिए, प्रैक्टिस लाइसेंस, और इनसे इनका मेडिकल लाइसेंस छीन भी लिया गया। इससे डिफेंस होप कर रहा था कि शायद इसके कारण जो ज्यूरी है उसका ध्यान थोड़ा एरिक और लायल से हट जाएगा। अब एरिक की गवाही का समय आया। इसकी टेस्टिमनी भी कई हफ्तों तक चलती रही। इसने वहां आकर दावा किया कि इसके फादर एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे, इसकी हत्या कर सकते थे, और इसके अलावा इसने ये भी दावा किया कि ये जो पिस्टल्स थी, जो शॉर्ट गन्स थी, वो हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए खरीदी थी और हमने 3 साल पहले ही ये गन्स खरीद ली थी। लेकिन ये साफ पता चल गया था कि जो भी गन्स, जो भी शॉर्ट गन्स इनके पास से मिली थी, वो सारी की सारी ही मर्डर से कुछ दिन पहले खरीदी गई थी। हालांकि कुछ गन्स का तो सबूत मिल गया था, लेकिन कुछ गन्स ये लोग कह रहे थे कि हमने कई साल पहले अपने प्रोटेक्शन के लिए खरीदी थी। लेकिन वो दावा भी गलत साबित हुआ। जिस स्टोर से इन्होंने ये गन्स खरीदने का दावा किया था, वो उस समय खुला ही नहीं था। जिस समय की ये बात कर रहे थे, वो बाद में ओपन हुआ। अब प्रोसिक्यूशन को मौका मिल गया। उन्होंने ज्यूरी से कहा कि अगर ये ऐसी बात के लिए झूठ बोल सकता है तो ये और बातों में भी झूठ बोल सकता है। इस बार इस ट्रायल में एक चीज बिल्कुल डिफरेंट थी और वो ये कि लायल ने कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी नहीं दी और उसके बाद ज्यूरी ने अपना फैसला देने में करीब 3 हफ्ते का समय लिया। इसके बाद अपना फैसला सुनाने का दिन आया। अब ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया कि एरिक और लायल दोनों ही 2 फर्स्ट डिग्री मर्डर के दोषी हैं और साथ ही कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर के भी दोषी हैं। अब ज्यूरी ने इन दोनों लड़कों को कहा कि हम तुम्हें डेथ पेनल्टी तो नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी कोई भी वायलेंस की हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन हम इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं कि तुमने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए किया, और ये भी हम नहीं मानते कि तुम्हें अब्यूज किया गया था। इस कारण से मेनेंडीज ब्रदर्स को लाइफ इन प्रिजन यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसमें पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं थी, और ये सजा इनको सुनाई गई थी 2 जुलाई 1996 के दिन। और ये वहां के आज तक के सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वर्डिक्ट्स में से एक है। आज तक इस फैसले के ऊपर डिबेट्स की जाती हैं। आज भी ज्यादातर लोग इन भाइयों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और यही मानते हैं कि इनके साथ बहुत ज्यादा शोषण किया गया था, और देखा जाए तो इसके सबूत कोर्ट में पेश भी किए गए थे। इनकी जो पिक्चर्स वगैरह ली गई थी, इनके जो कजिन्स वगैरह ने टेस्टिमनी दी थी, उससे साफ जाहिर था कि इनके पिता वाकई में इनके साथ शोषण कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी इनको इतनी कड़ी सजा सुनाई गई। जब इन भाइयों ने अपनी सजा सुनी तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट पेश की ज्यूरी के सामने। इन्होंने कहा कि ठीक है, हमें सजा आपने दे दी, लेकिन कम से कम हमें एक ही प्रिजन में रखा जाए ताकि हम एक साथ रह सकें। हमारी बाकी फैमिली तो खत्म हो चुकी है, कम से कम दोनों भाई एक साथ जेल में रहेंगे, क्योंकि इनको अब सारी जिंदगी अपनी जेल में काटनी थी। लेकिन इस बात को भी डिनाई कर दिया गया, जो कि बहुत शॉकिंग था। इन दोनों को अलग कर दिया गया और अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। 10 सितंबर 1996 के दिन इनको अलग अलग जेलों में भेजा जा रहा था, और तब आखिरी बार ये लोग एक दूसरे की तरफ देखकर वेव कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे को गुड बाय कर रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात थी। ये सब कुछ इनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड था। ये लोग आपस में बहुत ज्यादा क्लोज थे, एक तरह से बेस्ट फ्रेंड्स थे, और अब इनको अलग अलग जेलों में पता नहीं कब तक के लिए भेज दिया गया था। इन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील भी की, यानी कि अपनी सजा के खिलाफ अपील की,
लेकिन इनकी सारी की सारी अपील्स को खारिज कर दिया गया और इनको जो सजा सुनाई गई थी वही बरकरार रखी गई। इन्होंने लास्ट टाइम 2005 में अपील की थी, लेकिन उस अपील को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद से इन्होंने कभी भी अपील नहीं की। एरिक और लायल दोनों ने ही जेलों में रहते हुए शादी कर ली। 1996 में लायल ने एना इरिक्सन से शादी की थी, लेकिन 2001 में एना ने उससे डिवोर्स ले लिया और इस पर इल्जाम लगाया कि वो जेल में रहते हुए इसके साथ चीटिंग कर रहा था। और ये चीटिंग वो एक दूसरी महिला को चिट्ठियां लिखकर कर रहा था। इनका डिवोर्स हो गया और बाद में लायल ने दोबारा शादी कर ली 2003 में। इस बार जिस महिला से उसने शादी की उसका नाम था रिबेका। 1999 में एरिक ने भी एक महिला से शादी कर ली थी जिसका नाम था टैमी, और वो भी सजा काट रही थी जेल में, किसी दूसरी जेल में बंद थी। ये लोग शादी करने से पहले करीब 6 इयर्स तक एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहे थे और उसके बाद फाइनली 1999 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। 2005 में टैमी का इंटरव्यू लिया गया ABC न्यूज द्वारा और उसने बताया कि हमारी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज है और ऐसी रिलेशनशिप का मैं काफ़ी लंबे समय से सपना देखती आई थी। यहाँ तक कि 2005 में उसने एक बुक लिखी, उसको पब्लिश कराया। इस बुक का नाम था दे सेड वी वुड नेवर मेक इट, माई लाइफ विद एरिक मेनेंडीज। 2017 में इन भाइयों का एक इंटरव्यू किया पीपल मैगजीन ने, अलग अलग इंटरव्यू किया। इन दोनों ने ही बताया कि हम अलग अलग प्रिजन्स में रहते हैं लेकिन हम फिर भी काफी क्लोज हैं। ये लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे उस दिन के बाद से, आपस में बात नहीं कर पाए थे, लेकिन अपनी वाइफ्स के द्वारा ये दोनों आपस में लेटर्स एक्सचेंज करते थे, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे, एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे और साथ ही चेस भी खेलते थे। अलग अलग जेलों में रहते हुए अपनी अपनी मूव्स ये लेटर्स में लिख देते थे। फाइनली फरवरी 2018 में इन भाइयों ने एक बार फिर से एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से मिले, क्योंकि अब एक बार फिर से लायल को उसी प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया जहां पर उसका छोटा भाई एरिक रह रहा था। ये 2018 की बात है, यानी कि इनको बिछड़े हुए अभी तक 22 इयर्स हो चुके थे। जिन लोगों ने इन दोनों भाइयों को मिलते हुए देखा उन्होंने बताया कि जब ये दोनों भाई एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को देखा, तो बिना कुछ कहे इन्होंने एक दूसरे को हग कर लिया और कई मिनट्स तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को हग किए रहे। उसके बाद दोनों ही भाई रोने लगे और ये दोनों ही बुरी तरीके से रो रहे थे। जेल अथॉरिटी ने इन दोनों भाइयों को अकेले में बात करने की परमिशन दे दी। काफी घंटे इन्होंने साथ में गुजारे और बाद में इनको जेल के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया, लेकिन इवेंचुअली इनको एक ही यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया था और अब ये लोग साथ में कितना भी समय गुजार सकते हैं। ये लोग साथ में खाना खाते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारी बातचीत करते हैं आपस में। ऐसा बताया जाता है कि इनके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे रिलेटिव्स आज भी इन्हीं की साइड हैं, इन्हीं पर विश्वास करते हैं और उनको बहुत ज्यादा खुशी है कि फाइनली ये दोनों भाई कम से कम साथ साथ हैं। उनको आज भी विश्वास नहीं है कि इन्होंने ही अपने पेरेंट्स की हत्या की होगी। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, अब्यूज वाली भी और हत्या वाली भी, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। इसके अलावा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही जो मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी उसको भी प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर मैं लगातार हॉरर स्टोरीज लाती रहूंगी और आ भी चुकी है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाह रही थी कि मैं एक बार फिर से रियल हिट के पॉडकास्ट में जाने वाली हूँ। वो लोग मुझे बुला रहे हैं, हालांकि मैंने उनको अभी समय नहीं दिया है क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगी। इसके अलावा भी मैं कुछ पॉडकास्ट में जा रही हूँ, तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मुझे भेजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपका नाम लूंगी, अगर नहीं चाहेंगे तो आपका नाम नहीं लूंगी। आप ये स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं, मेरी मेल आईडी पर भेज सकते हैं जो कि मेरे लगभग हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है। उस मेल आईडी पर आप लिख कर भेज सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप ये स्टोरी मुझे भेजना चाहते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगी और प्लीज अपनी स्टोरीज मुझ तक पहुंचाइए ताकि मैं पॉडकास्ट में आपकी स्टोरीज दुनिया के सामने ला सकूं। या फिर ये भी हो सकता है कि उन पर मैं खुद स्टोरी बनाऊं अपने दूसरे चैनल पर या इसी चैनल पर। तो प्लीज अपना सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।